बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अशरफ हथौड़ी से मैंने सारी ज़िंदगी खौफ ही खाया। किबला लड़ाई के बहुत शौकीन थे। एक दफ़ा हम दोनों गोल गप्पे खा रहे थे कि अचानक किसी तरफ से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आईं। चौंक कर देखा तो दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। गालबन मोटरसाइकिल की हल्की सी टक्कर हो गई थी। एक लड़का लंबा था और दूसरा छोटा। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अशरफ हथौड़ी ने गोलगप्पे की प्लेट वहीं छोड़ी और उससे पहले कि मैं उसे रोकता वो भागकर लड़ाई में कूद पड़ा। अब सूरत हाल ये थी कि अशरफ हथौड़ी को कुछ पता नहीं था कि कौन सा लड़का सही है और कौन सा गलत। लिहाजा मसूफ बारी बारी दोनों को घूंसे मारते जा रहे थे। दोनों लड़के पहले तो कुछ समझ ही ना पाए कि ये तीसरा बंदा कौन है और किसका हिमायती है। तहम 3.25 मिनट बाद जब उन्हें पता चला कि ये दोनों हुई को मारने पर तुला हुआ है तो दोनों ने हाथ मिलाया और फिर मिलकर अशरफ हथौड़ी की ठुकाई की। अशरफ हथौड़ी के नाम के बारे में उसके वालिद साहब बयान करते हैं कि ये बचपन में खिलौने की बजाय हथौड़ी से खेलकर खुश होता था और इर्द गिर्द बैठे हुए किसी भी फर्द के घुटने पर इत्मीनान से हथौड़ी दे मारता था। एक दफा घर में मेहमान आए हुए थे। बच्चे ने हथौड़ी उठाई और पूरी कुआ से एक बुजुर्ग मेहमान के घुटने पर दे मारी। हाय की एक तवील आवाज बुलंद हुई और मेहमान के गोडे जवाब दे गए। अशरफ हथौड़ी के वालिद साहब बताते हैं कि बाद में मेहमान को बिलालगंज से काबली गोडे डलवाकर देने पड़े थे। अशरफ हथौड़ी से थोड़ा सा भी इख्तलाफ इसकी तबीयत नाजुक पर गिरा गुजरता है कि एक दफ़ा एक महफिल में बात हो रही थी कि अनारकली बाजार के दही बड़े अच्छे हैं या शाह आलमी के। अशरफ ने फैसला सुनाया कि शाह आलम का कोई मुकाबला नहीं। एक दोस्त ने इख्तलाफ किया कि अनारकली जैसे दही बड़े कहीं नहीं मिलते। ये सुनते ही अशरफ हथौड़ी ने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से इख्तलाफ करने वाले के सर पर दे मारी। अशरफ जितना अरसा पाकिस्तान में रहा मैं हर दूसरे दिन उसके लिए खाना लेकर किसी न किसी थाने जाया करता था। मोहल्ले के हर बंदे से उसकी लड़ाई थी लेकिन मुझ पर वो अक्सर रहम कर दिया करता था। वैसे भी मैं एहतियातन उसकी हर हाँ में हाँ मिला देता था। कुल 18 बरस बाद अशरफ से मुलाकात हुई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो मुस्कुरा रहा था, धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रहा था और बड़े से बड़ा इख्तलाफ भी खुश दिली से सुन रहा था। मुझे याद है कि 18 बरस पहले अशरफ हथौड़ी ने पसंद का गाना ना लगाने पर एक वैगन ड्राइवर को चलती वैगन में बाजू पर चक मार दिया था। वैगन बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। लोग जख्मी तो हुए लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी की जान नहीं गई। नौबत फिर थाने तक पहुंच गई लेकिन अब की बार अशरफ के वालिद साहब ने इस मुसीबत से छुटकारे का हल सोच लिया था। लिहाजा थाने वालों को कुछ दे दिलाकर मामला खत्म किया और कुछ दिन बाद अशरफ को नॉर्वे भिजवा दिया। उसके बाद मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ लेकिन कल वो अचानक मेरी तरफ आया और मुझे हैरान कर दिया। हम काफ़ी देर गपशप करते रहे, पुरानी यादें ताज़ा हुईं। इस दौरान मैंने नोट किया कि अशरफ हथौड़ी के अंदर सारा डंक निकल चुका है। मैंने आजमाने के लिए एक दो दफ़ा उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की लेकिन उसका मिजाज बिल्कुल बर्फ हो चुका था। मुझसे ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी लिहाजा पूछ ही लिया कि तुम तो बहुत झगड़ालू और मारपीट पसंद इंसान थे, अचानक बदल कैसे गए? अशरफ ने सोफे पर पहलू बदला, गहरी सांस ली और एक अजीबोगरीब वाकया सुनाया। कहने लगा, जब मैं पाकिस्तान से नार्वे गया तो वहाँ असलू में एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। मेहनत बहुत थी लेकिन मजबूरी थी लिहाजा मैं करता रहा। फैक्ट्री में बहुत से मजदूर थे, इनमें एक फ़लस्तीनी भी था जो मेरे दीगर फैक्ट्री मुलाजमीन के साथ हमारे छोटे से फ्लैट में रहता था। वो बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौकीन था, खासा तनुमान था। हम काफ़ी हद तक एक दूसरे की ज़बानें भी समझने लगे। मुझे रोज़ सुबह नहाने की आदत थी लेकिन फ्लैट में एक ही बाथरूम था। मुझसे पहले अक्सर ये फ़लस्तीनी बाथरूम में घुस जाता और काफ़ी देर बाद निकलता था। मेरी अक्सर उससे तू मैं हो जाती, वो भी मिजाज का बड़ा तेज़ था। मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों में बहुत जल्द कोई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। वैसे तो अक्सर फ्लैट पे लड़ाई हुई लेकिन वहां रहने वाले दोस्तों ने बीच बचाव करा दिया। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो बाथरूम में कोई नहीं था। मैंने शुक्र अदा किया, तौलिया पकड़ा और बाथरूम जाने लगा तो अचानक पीछे से फलस्तीनी की आवाज आई कि बाहर दरवाजे पर कोई साहिब तुम्हें मिलने आया है। मैं चौंक गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं गुस्से से वापस मुड़ा लेकिन इतनी देर में फलस्तीनी बाथरूम में घुस चुका था। मेरा ज़ब्त टूट गया।
میں نے تہیہ کر لیا کہ آج اسے مزہ چکھا کے رہوں گا۔ میں نے آستینیں چڑھا لیں اور اس کے باتھ روم سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ 20 منٹ بعد جب وہ باتھ روم سے نکلا تو میں نے وہیں پر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے ایک گھونسا اسے گال پر دے مارا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا کے گرا، لیکن ڈھیل ڈول کا اچھا تھا، لہذا فوراً ہی سنبھل گیا اور جوابی طور پر میرے منہ پر بھی گھونسا دے مارا۔ تھوڑی ہی دیر میں فلیٹ میں خونخوار جنگ شروع ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو برتن، وائپر اور دیگر چیزیں اٹھا اٹھا کے مار رہے تھے۔ میں تو صدا سے لڑائی کا رسیا تھا، لہذا مجھے پتا تھا کہ یہ اب مجھ سے نہیں بچے گا۔ فلیٹ کے دیگر دوست پاگلوں کی طرح ہمیں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم دونوں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر 6 دوستوں نے بڑی مشکل سے ہموں قابو کر کے الگ کیا۔ میرا سانس دھونکتی کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے پوری قوت سے چلا کر اسے ایک گالی دیتے ہوئے کہا، اوئے، میں تجھے 1 ہفتے کے اندر قتل کر کے اپنے وطن بھاگ جاؤں گا، اور کسی کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ سنتے ہی غصے بھرے فلسطینی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گئی۔ میں نے محسوس کیا وہ واقعی خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وقتی طور پر بات ختم ہو گئی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب ہر صورت میں اسے جان سے مارنا ہے۔ اگلے دن میں فیکٹری پہنچا تو وہاں ایک اور ہی منظر میرے سامنے تھا۔ فلسطینی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا اور کل والے واقعے کی معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور گردن اپنے ناخن چبوئے ہوئے غرار کر کہا، اتنا ہی چھوٹا دل تھا تو مجھ سے پنگا کیوں لیا؟ اس نے کچھ دیر غور سے میری طرف دیکھا، آہستہ سے گریبان چھڑایا اور ایک طرف بیٹھ کر رونے لگا۔ میں نے ایک کہکا لگایا، اوئے کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہاں گئی تمہاری بدماشی، تمہاری باڈی بلڈنگ؟ اس نے آنسو بھرے آنکھیں اٹھائیں اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میں بزدل نہیں، لیکن کل جب تم نے کہا کہ تم مجھے مار کر اپنے وطن بھاگ جاؤ گے تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو، کیوں نہ میں تمہیں مار کر اپنے وطن بھاگ جاؤں۔ لیکن ساری رات مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ میرا وطن ہے کہاں۔ اس کی یہ بات سن کر پہلی بار میرے دل پر ایسی ہتھوڑی پڑی کہ سب ٹھوس ہو گیا۔ اشرف نے بات ختم کی اور ٹیشو پیپر کے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کومنٹ کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔